नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक व्यास आदिशक्ति IAS अकेडमी से आज आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी इस संविधान विकास की यात्रा की सीरीज में यह प्रथम पार्ट है, प्रथम भाग है। इसमें हम भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार भारत का संविधान आज हमें एक विशाल संविधान के रूप में देखने को मिलता है और विश्व के सबसे व्यवस्थित संविधान के रूप में देखने को मिलता है, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार भारत का जो संवैधानिक विकास है चरणबद्ध तरीके से एक एक अधिनियम के द्वारा विकसित हुआ। इसमें हम इतिहास की बात ना करते हुए इस भाग में हम भारत के संविधान के विकास को इस चरण से प्रारंभ करते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वह 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात ही हुआ। ऐसा नहीं है कि इसके पहले भारत में संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। हम देखते हैं तो हमारे कई सारे फिलोसफर आधुनिक भारत में, मध्यकालीन भारत में, प्राचीन काल में मिलते हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं हमें प्रदान की हैं। किंतु आधुनिक भारत का जो संविधान है किस प्रकार से विकसित हुआ है उसके तहत हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके क्वेश्चन रेलवे, SSC, खास IAS व MPPSC के एग्जाम में आते हैं और विशेष रूप से इन्हें आयोगों के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हमारी परीक्षाओं के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। इसके कारण मैं बिना वक्त ना गवाए प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, ये बात उस समय की है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में स्थापित हुई लगभग 1600 ईस्वी में। तो मैं पॉइंट करते हुए जाता हूँ आप लोगों को ताकि समझ सकें आप लोग। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे शासन करना कोई आसान नहीं था, क्योंकि ना ही वह हमारी संस्कृति समझते थे ना ही भाषा। इसके लिए उनके द्वारा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर कई सारे अधिनियम बनाए गए। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, मीन्स कॉरपोरेशन थी, एक निगम थी, और निगम में चार्टर्ड बनाए जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। वैसे ही भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के पश्चात धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। किंतु भारतीय विद्वानों में परिवर्तन एवं सक्रियता की वृद्धि सन 1757, मतलब हम ये मानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स की जो सक्रियता है या ब्रिटिशर्स को स्थायित्व है वो एक फेमस वॉर, आप समझ गए होंगे, 1757, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, प्लासी के युद्ध से मिली। प्लासी के युद्ध में द्वैध शासन ब्रिटिशर्स प्रारंभ कर पाए, प्लासी की युद्ध 1757 में। इसके पश्चात ब्रिटिशर्स को जो दीवानी अधिकार है, रेवेन्यू राइट्स हैं, वो भारत के अंदर रेवेन्यू राइट्स या दीवानी अधिकार 1764 के एक निर्णायक युद्ध, जो ब्रिटिशर्स के लिए माइल्स स्टोन या मास्टर की कह सकते हैं, साबित हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव थे तथा दूसरी तरफ 3 शासकों की संयुक्त सेना, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की आधुनिक युद्ध रणनीति, कुटिल रणनीति हम बोल सकते हैं, इसके कारण इन तीनों ही संयुक्त सेनाओं को युद्ध अपने हाथ से गंवाना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? यदि हम इस बैटल का परिणाम देखें तो हमें ये पता चलता है इसके अध्ययन से कि खास जो स्थायित्व प्राप्त हुआ अंग्रेजों को वो 1764 के बक्सर की युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने विजय प्राप्त करके अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर भारी कर आरोपित कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का साथ दिया था। इसीलिए इनसे बहुत अधिक मात्रा में कर लिया गया। इसके पश्चात बंगाल के मीर कासिम को उसके पद से हटा दिया गया तथा पद से हटाने के पश्चात वास्तविक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर ब्रिटिशर्स का शासन आ गया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। इसके पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ विकल्प प्रदान किए गए ताकि अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के बीच खटास हो, मीन्स फूट डालो और शासन करो की नीति। इसके तहत अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर
की सूबेदारी और किले छीनकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। बदले में शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की फेमस ट्रीटी करी गई, इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय के समक्ष यह शर्त रखी गई कि दिल्ली पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हमारा होगा, किंतु शाह आलम द्वितीय इस पर राजी नहीं हुए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वितीय विकल्प उन्हें प्रदान किया कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रत्यक्ष भू राजस्व अधिकार और प्रशासनिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार ईस्ट इंडिया के पास होंगे। परिणाम स्वरूप मजबूरी बस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी की इन शर्तों को मानना पड़ा तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए तो सबसे बड़ी समस्या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यह आई कि किस प्रकार वो दीवानी अधिकारों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार राजस्व वसूलेंगे, किस प्रकार यहाँ कृषि व्यवस्था को समन्वित या संतुलित किया जाएगा। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त और कई प्रकार की नीतियां आगे जाके इंट्रोड्यूस की। किंतु यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि भारत के संवैधानिक विकास में मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए जिन नीतियों की आवश्यकता पड़ी, उन नीतियों को ही आगे जाके अधिनियम कहा गया तथा इन अधिनियमों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकेले ही नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश कैबिनेट ने भी बनाया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात पता चली कि भारत में हमारे यहाँ की मीन्स ब्रिटेन की एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायित्व, राजस्व, भू राजस्व अधिकार, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, तो तुरंत ही ईस्ट इंडिया कंपनी में यह खलबली की तरह यह बात पहुंची और सनसनी फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यह सूचना ब्रिटेन की संसद या काउंसिलिंग में दी तो एक तरीके से वो खुश हो गए। जब वह खुश हुए तो उन्होंने कहा अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं देंगे, इनसे आगे जाके हम व्यापारिक अधिकार छीनेंगे और इन्हें प्रशासनिक अधिकार देंगे और इनकी ही सहायता से ब्रिटेन धीरे धीरे भारत पर क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित कर लेगा। इसके तहत ब्रिटिश संसद में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, किस प्रकार नीतियां अपनाई जाएंगी, उन नियमों को अधिनियमित किया गया जिनके लिए अधिनियम बनाए गए। इसी के तहत इलाहाबाद की संधि के तहत जब दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसे बोला ही रेगुलेटिंग एक्ट गया है, यदि हिंदी में हम देखें तो इसे बोला जाता है अधिनियम। किस चीज का अधिनियम? अधिनियमित करने के लिए बनाया गया अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को, क्योंकि जब 1764 का बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत लिया गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ बेहताशा संपत्ति को प्राप्त किया तथा उसका हिसाब व खर्चा वो पूर्ण रूप से दे नहीं पाए, जिसके कारण आगे जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1765 के लगभग में जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इस इलाहाबाद की संधि के पश्चात उन्हें और अधिक अधिकार प्राप्त हो गए। इसके लिए जब अधिकार प्राप्त हुए, द्वैध शासन जब प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश काउंसिलिंग ने अधिनियमों को बनाना भी प्रारंभ कर दिया। इसी के तहत हम देखते हैं भारत के संविधान के विकास को दो चरणों में। प्रथम चरण हम जब देखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो इसे दो चरणों में हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण, दूसरा जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में इंडिया का शासन ले लिया, जिसे हम बोलते हैं क्राउन रूलिंग, जिसे हम पढ़ते हैं 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लेके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, जो एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है हमारे भारत के संविधान के निर्माण में। इसी के तहत हम मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं ये एक्चुअल में एक पृष्ठभूमि बताते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं।
बिना बैकग्राउंड के आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाते, विशेष तौर पे MPPSC UPSC के लिए। इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखें, उसके बाद डेटा को याद करने की कोशिश करें। इसमें जो बड़ी थ्योरीज होती हैं वो आपके मेंस में काम आएंगी और जो फैक्ट होते हैं वो आपके प्री में। तो चलिए देखें, 1858 के विद्रोह के पश्चात सत्ता का जब हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हुआ, जिसको हम विभिन्न चरणों में आगे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, यही कारण रहा कि भारतीय संविधान में हम विभिन्न विशेषताओं को ब्रिटिश पद्धति से प्रेरित मानते हैं। इसीलिए हम भारत के संविधान को कार्बन कॉपी भी कई विद्वान बोल देते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया था, तो ये उसकी कार्बन कॉपी है। इसके अतिरिक्त हम और क्या कह देते हैं, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ब्रिटिशों द्वारा कानूनों का निर्माण भारत में शासन को सुनिश्चित करने के लिए अवश्य किया गया था, किंतु उनके द्वारा जो विधि का निर्माण किया गया है उसने धीरे धीरे हमारी आज़ादी तक हमें एक निश्चित संवैधानिक ढांचा प्रदान किया। चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, जैसा मैंने कहा, चालू करते हैं। इसे दो भागों में हम पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास। तो फर्स्ट एमेंडमेंट हम यहाँ देखते हैं, टाइम आता है 1773 का और ब्रिटिश काउंसिलिंग का यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पर आधिपत्य स्थापित होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो फर्स्ट देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बोल रहे हैं। फर्स्ट इसमें देखें कि ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, जिसकी कुछ विशेष कारण थे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में घूसखोरी और कई प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं लागू की जा रही थीं और ईस्ट इंडिया कंपनी पर संतुलन नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद को यह कार्य करना पड़ा, जो एक आपका क्वेश्चन भी बनता है कि आप यहाँ देखें, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार कंपनी की गतिविधियां नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। पहला सबसे बड़ा फैक्ट है। दूसरा देखें, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर अब से बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि इससे पहले भारत में ब्रिटेन की प्रेसिडेंसियां तो बन चुकी थी, 3 प्रेसिडेंसियां, जो आपको भी पता है, बंगाल, मद्रास और बम्बई, मींस बॉम्बे प्रेसिडेंसी। किंतु इन तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर्स होते थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात जैसे ही इन्हें स्थायी अधिकार प्राप्त हो गए, तो बंगाल में स्थायित्व के कारण बंगाल का जो गवर्नर है, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल को कई सारी अतिरिक्त शक्तियां और अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। तो इसे हम प्रथम पॉइंट में, पहले पॉइंट में आप देख सकते हो कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब से बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में, यदि बंगाल में, भारत में कई प्रकार के अलग अलग, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद भी कर सकोगे गवर्नर जनरल्स को। तो यदि हम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, भारत का प्रथम गवर्नर जो है, तो भारत का प्रथम गवर्नर नहीं होगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल वो भी वॉरेन हेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अंतिम गवर्नर था, उसे उसकी पोस्ट बढ़ा दी गई, उसे अपग्रेड किया गया, उसे प्रमोशन दे दिया गया और गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया। ये लिखा भी है हमने यहाँ पे, देख सकते हैं आप कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, सेकंड देखें, इस एक्ट ने, रेगुलेटिंग एक्ट ने और क्या शक्तियां दी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद का। इसके अतिरिक्त क्या किया गया? तो बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब यदि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर किसी राजा पर या किसी अन्य विदेशी पर
आक्रमण करने की सोचेगा या आक्रमण करने की नीति बनाता है तो उसे परमिशन पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से लेनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की विधि बनाने से पहले, कानून बनाने से पहले, किसी भी सैनिक क्रिया या सैनिक कार्रवाई के पहले जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से परमिशन लेना आवश्यक था। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन सभी गवर्नर्स दोनों प्रेसिडेंसी के अब कार्य करेंगे। तो यही इसमें कहा गया है कि बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान लाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे और न्यायाधीशों का प्रावधान हुआ। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि इस अधिनियम ने हमें क्या दिया, तो बिल्कुल, क्योंकि भाई वो स्थायी शासन करेंगे, तो जब वो स्थायी शासन करेंगे भारत में, तो स्थायी शासन जब वो करेंगे तो उन्हें कोर्ट की भी आवश्यकता होगी, न्यायालय की। तो यहाँ सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट यदि इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो बंगाल में हुआ, इसी एक्ट के तहत हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ एलिजा एम्पले कहलाते हैं, जो बंगाल के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए। चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें कि 1773 का जो एक्ट बना, इस एक्ट के तहत और क्या किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखें यहाँ पे 1773 के अधिनियम में से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। जो मैंने आपको बताया कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जब 1764 का युद्ध जीत गया और इलाहाबाद की संधि के पश्चात उसने भर कर रिश्वत ली ना, जिसके कारण अव्यवस्थाएं फैली। इसीलिए क्या किया गया, ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा ये एक्ट पारित कर दिया गया और कहा गया कि कंपनी के जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वो निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं ले सकेंगे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन जो अधिकारी थे वो उन प्रोडक्ट्स को या उनकी वस्तुओं को खुद, जैसे परफ्यूम हुआ, कोई कपड़े हुए, खुद खरीद लेते थे और बहुत ज़्यादा कीमतों में खुद भारतीयों को बेचते थे। ठीक है, इसके अलावा भू राजस्व अधिकार प्राप्त होने के पश्चात ये बहुत मोटे तौर पर रिश्वत लेने लगे थे और जनता परेशान होने लगी। तो ये एक खास इसमें भी चेंजेस हुआ कि 1773 के अधिनियम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, मना कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई तथा कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब आवश्यक हो गया। अभी तक क्या था, यहाँ क्योंकि एक कॉरपोरेट है, इसमें कई सारे शेयर होल्डर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ब्रिटेन में थे, इसके शेयर होल्डर्स ब्रिटेन में बैठे थे। तो उन्होंने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि भाई आपके जो शेयर होल्डर हैं उनकी आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएं, एक काउंसलिंग बनाएं, एक समिति बनाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस काउंसलिंग या समिति का गठन किया और उस काउंसलिंग के माध्यम से ही हर चीज़ें तय होने लगीं। और जो ब्रिटेन में ये काउंसलिंग थी, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जो इस कंपनी के शेयर धारक थे, इसकी नीति तय करते थे ब्रिटेन में बैठ के। अब भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, किसी भी क्षेत्र पर ना आक्रमण कर सकता था, ना भू राजस्व वसूल कर सकता था बिना इनके इजाज़त के। इसलिए ये प्रतिबंध लगाए गए। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई और कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त और क्या किया गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल, जिसे हम 1 वर्ष के बढ़ाकर 4 वर्ष के लिए कर दिया गया, जिसे आगे जाके हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। चलिए यहाँ पे देखें, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ठीक, अब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट
इंट्रोड्यूस हुआ तो 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारे अच्छे प्रावधान किए गए, किंतु कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद को और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको ऐसा लगा कि ये जो प्रतिबंध कहीं ना कहीं हमारी जेब खाली करेंगे, या हमें भू राजस्व के अधिकारों से वंचित करेंगे, या भारत में नए क्षेत्रों पर अधिकार करने का हमें अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस 1773 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक एमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। इस एमेंडमेंट एक्ट को ही हम बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं, या आगे जाके इसी को आप सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। संशोधित अधिनियम भी इसे ही कहा जाता है, या सेटलमेंट एक्ट। तो इसे देखें, इसके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, तो इसके द्वारा आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी संशोधनों को शामिल किया गया। क्यों? अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है पश्चिम बंगाल का, उसके अधिकार क्षेत्र में सब आ गए, मींस गवर्नर जनरल भी आ गया। अब जब गवर्नर जनरल 1773 में न्यायालय के अंतर्गत आ गया तो वो कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकता। तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने कहा ये तो गड़बड़ होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल है उसे हम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त करते हैं। तो यही किया गया संशोधित अधिनियम 1781 में कि सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व वसूली संबंधी मामलों की सुनवाई से वंचित कर दिया गया कि भाई कैसे भी राजस्व वसूल करे, गवर्नर जनरल कर सकता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अर्थात किसानों की राजस्व वसूली संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। तो फिर बचे ही क्या, यही ये हुआ। आगे आप देखें, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद और कंपनी के सेवकों को भी पद धारण से संबंधित की गई कार्यवाहियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती थी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद और कंपनी के सेवकों को भी पद धारण से संबंधित कि किसको किस पद पे बिठा रहे हैं, किसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई चढ़ रहा है, क्या कारण है क्या नहीं है, किसी को डिमोशन कर दिया, किसी को प्रमोशन कर दिया, किसी को किसी पद पे बिठा दिया, ये कोई भी एक भी एम्प्लॉय सर्वोच्च न्यायालय में ये नहीं बोल सकता कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। तो उस चीज़ को भी यहाँ से क्षेत्र से, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में लाया गया, क्योंकि वही न्यायालय था, स्थायित्व था, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें, न्यायालयों के लिए यह नियम बनाया गया कि हिंदू समुदाय के मामले उनके निजी कानून के द्वारा एवं मुस्लिमों के मामले उनके निजी समुदाय द्वारा निपटाने का निर्देश। मतलब सर्वोच्च न्यायालय फैसला तो करेगा, लेकिन यदि हिंदू विवाह से संबंधित, हिंदू जाति से संबंधित या हिंदू व्यक्तियों के लिए कोई अपराध, यदि कोई हिंदू व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो उसे दंड तो समान रूप से दिया जाएगा, हिंदू हो या मुस्लिम। किंतु जब कोई ऐसे काम आते हैं जो धार्मिकता को लेके हैं, जैसे शादी, तो हिंदुओं के शादी से संबंधित जो विवाद होंगे वो हिंदू धर्म के आधार या हिंदू कानूनों के हिसाब से होंगे। मुस्लिमों की जो शादी से संबंधित विवाद होंगे वो मुस्लिमों के शरिया के हिसाब से होंगे। इस प्रकार पहली बार यहाँ न्यायालय में भी न्याय की व्यवस्था को दो समुदायों में बांट दिया गया, क्योंकि जितनी संख्या मुस्लिमों की थी पश्चिम बंगाल में उतनी ही हिंदुओं की। तो इसलिए न्यायालयों के लिए यह नियम बनाया गया कि हिंदू समुदाय के मामले उनके निजी कानूनों के द्वारा और मुस्लिमों के मामले उनके निजी समुदाय के द्वारा निपटाने का निर्देश। नेक्स्ट आप देखें, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब सर्वोच्च न्यायालय में ना होकर गवर्नर जनरल इन की काउंसलिंग के यहाँ होनी है। मतलब अब यहाँ आप क्या समझ सकते हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी मींस बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी यदि कोई गवर्नर्स के लिए कोई कंप्लेंट आती है, गवर्नर्स को कोई कार्य करना है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से नहीं पूछेंगे, उन्हें पश्चिम बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा। मतलब ये अधिनियम कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि करता है और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में कमी। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब सर्वोच्च न्यायालय में ना होकर गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग के यहाँ होनी थी। मतलब जो भी प्रांतीय न्यायालय थे अब
उनकी अपील कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, जैसे अभी होती, गवर्नर जनरल निर्णय करेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालयों के संचालन हेतु नियम विनिमय बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अब कोई नियम कानून नहीं बनाएगा, बल्कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिलिंग है वो सभी प्रांतीय और सभी प्रेसिडेंसियों में जो भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों में किस प्रकार का कानून बनेगा, किस प्रकार की न्याय व्यवस्था होगी, किस प्रकार का विधि कानून होगा, यह पूरा निर्णय गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाएगा। मतलब अब गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग है वो क्या करेगी? प्रांतीय न्यायालयों के संचालन हेतु नियम व विनियम ये दोनों ही बनाएगी। ठीक, तो यदि हम एक मेंस के हिसाब से यदि पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है संशोधित अधिनियम का, तो यहाँ पे देखें, हम इस अधिनियम में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हुए कंपनी की कार्यपालिका पक्ष को मजबूत बनाया गया ताकि उपनिवेशक हित साधे जा सकें। मतलब उनका काम आपकी भारत की जनता को न्याय देना नहीं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने नहीं स्थापित किया। सर्वोच्च न्यायालय बस कर्मचारियों पर कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित करेगा और यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करेगा, बस ये ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था। लेकिन हमने जब हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को लिया तो उसे सर्वोच्च माना कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो हमने उन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके और उनको सुधार के हमारे संविधान में शामिल किया है, ना कि हमने पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स के कानूनों को हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया है। इसलिए हम यह नहीं मान सकते कि भारत का जो वर्तमान संविधान है वो हूबहू उसकी नकल है, प्रभावित है, लेकिन हमने उसे परिवर्तन किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस अधिनियम में कि फलतः हम इस अधिनियम में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हुए कंपनी के कार्यपालिका पक्ष को मजबूत बनाया गया ताकि उपनिवेशक हित साधे जा सके। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका एक्ट हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, और किसी भी प्रकार के आप यदि मुझे सलाह देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।